हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बोसरोप मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जिस पे ये बेस करती है किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंट बन जाती है और ये डेवलप होना क्यों ज़रूरी है। ऐसे कई जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इन्होंने इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फोकस किया है। उसमें से ही एक मिसेस बोसरोप, इन्होंने भी अपना एक मॉडल दे के एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से डेवलप करना इम्पोर्टेंट है, इसे एक्सप्लेन किया है। तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करता है कि इम्पोर्टेंट क्यों है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट करने की और किस तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, और उसी के साथ ये जो प्रोसेस होगी इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसको ही सॉल्यूशन में निकालने के लिए मिसेस बोसरोप ने ये थ्योरी डेवलप की है। इसी तरह से हम ये थ्योरी देने वाले जो इकोनॉमिक्स थे उनके बारे में अगर जान ले तो हमें पता चलता है ये थ्योरी डेवलप की गई थी मिस इस्टर बोसरोप, जो एक डैनिश इकोनॉमिक्स रह चुकी है। उनका बॉर्न हुआ है 1910 और उनकी डेथ हुई थी 1999। उनकी नेशनलिटी रह चुकी है डैनिश। उनकी फील्ड इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसमें इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। इस थ्योरी में हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी एक कॉन्सेप्ट को देने के लिए फेजेस दिए हैं, जो 5 फेजेस से ये थ्योरी यहाँ पे गुजरती है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा है। उनका कहना यह है कि अदर इकोनॉमिक्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी फैक्टर को निगलेक्ट किया है, उन्हीं फैक्टर को यहाँ पे बोसरोप इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है, और इसी से उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे डेवलपमेंट में प्रोसेस में आ सकती है। उसी के साथ उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक जो माल्थस थे उनकी इस कॉन्सेप्ट को या उनकी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, इस पे उन्होंने क्रिटिस करते ये कहा कि ये थ्योरी पूरी तरीके से रॉन्ग है, और उनकी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपोजिट करते हुए ही ये उनकी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसी के साथ उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को या उस डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करना उतना ही इम्पोर्टेंट है अगर उनकी इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में आना है। तो इसी के लिए उस कंट्री की एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होना इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और ये कंपलसरी होगा। अगर इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है तो उनकी कंट्री को यहाँ पे उनके जो अचीवमेंट है वो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो उसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये रीज़न क्यों है। ये रीज़न इसीलिए है क्योंकि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो वो पॉपुलेशन फूड डिमांड करेंगी, और ये फूड डिमांड को सप्लाई होना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये फूड सप्लाई करना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे जो फूड सप्लाई है उसकी डिमांड पूरी करना इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसी के साथ उनका मकसद ही ये है, या ये थ्योरी यही कहती है, अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो पॉपुलेशन के साथ साथ उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये फूड डिमांड करेगी, और ये फूड डिमांड सप्लाई होने के लिए उस कंट्री के पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना इम्पोर्टेंट है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर हर फेजेस से गुजरती है। जिस तरह से पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ेगी तो ये फूड सप्लाई बढ़ने की जो एग्रीकल्चर सेक्टर, यही एक सेक्टर है जहाँ से उनको फूड सप्लाई हो सकती है। तो इसमें डेवलपमेंट होना ये कंपलसरी ही, और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट होना ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह से मिसेस बोसरोप अपने इस थ्योरी में कहते हैं। मिसेस बोसरोप इन्होंने अपनी ये थ्योरी यहाँ पे कुछ अपने जो स्टडी है इस स्टडी से ही इम्प्रूवमेंट की है। उन्होंने एनालाइज किया था अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन इस कंट्री में जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्री है उनकी क्या सिचुएशन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेके। इस पे ही बेस करती है उनकी ये पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। यही कॉन्सेप्ट उनकी स्टडी में हमें दिखाई देता है। तो इन शॉर्ट हम कहें कि ये उनकी कॉन्सेप्ट, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस कंट्री की एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट होना इम्पॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट हमें एग्जैक्टली बताता है। इस थ्योरी में सबसे बड़ी या सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिस किए गई थी मिसेस बोसरोप के द्वारा वो थी
क्लासिकल इकोनॉमी जो माल्थस थे उनकी थेरी, जो थेरी ऑफ पॉपुलेशन पे उन्होंने क्रिटिस किया है। अकॉर्डिंग टू माल्थस उनके पॉपुलेशन थ्योरी में उनकी कॉन्सेप्ट कहती है कि जिस तरह से किसी लोगों की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने के साथ साथ फूड सप्लाई बढ़ती है, और ये फूड सप्लाई अगर बढ़ती है तो वहाँ उस कंट्री की पॉपुलेशन को ग्रोथनेस या बढ़ावा मिलता है, और उसी से ही एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ लेता है, उनका पॉपुलेशन रेट बढ़ता है, और ये उसके मुकाबले यहाँ पे फूड सप्लाई नहीं होता है। तो उसके साथ ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने की वजह से ही उस कंट्री को यहाँ पे क्राइसिस फेस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह से माल्थस अपनी इस थ्योरी में कहते हैं, और ये कंट्रोल करने के उन्होंने दो ही ऑप्शन दिए हैं, एक तो नेचर के द्वारा होता है या वो मैन मेड यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ नेचर के द्वारा करने वाले जो कंट्रोल है ये पॉजिटिव चेक्स उन्होंने कहा है, और जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अगर मैन मेड यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स को ही एक्सप्लेन किया है। नेचर के द्वारा अगर कंट्रोल में लाया जाए तो वो नेचर के द्वारा होने वाले जो मूवमेंट है, ये ड्रॉट है, फ्लूड है, अर्थक्वेक है, डाइजेस है, पैंडेमिक है, ऐसे नेचर के द्वारा आने वाले प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। उसके अपोजिट उन्होंने कहा है कि जो मैनमेड यहाँ पे जो प्रिवेंशन चेक्स है ये किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा बर्थ रेट को, या उसी के साथ डिले कर दिया जाए मैरिज को, या सेलिबेसी। इस कंडीशन जो नेचुरली कंडीशन जो मैनमेड के पास है इसको ही उन्होंने फोकस किया है, जिसमें वो प्रिवेंटिव चेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे माल्थस थ्योरी कंप्लीट होती है। इस तरह से माल्थस अपने थ्योरी में कहते हैं। बट इसके अपोजिट अगेंस्ट यहाँ पे बोसरफ अपने इस थ्योरी को कहते हैं, और जो माल्थस की थ्योरी है इस पे क्रिटिस करते हुए वो कहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से माल्थस ने कहा है ये रियलिस्टिक नहीं लगता, और इस तरह से पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस तरह से अपोजिट मिसेस बोसरफ ऑब्जेक्शन लेते हुए माल्थस की थ्योरी पे कहते हैं कि ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी तो यहाँ पे उस कंट्री को फूड सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी फूड सप्लाई की तो सप्लाई बढ़ता है, और ये ज़रिया होता है उस एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट होने के लिए। तो ये दोनों एक अलग अलग थॉट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो माल्थस कहते हैं फूड सप्लाई बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ती है, बट बोसरफ कहते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता है इसीलिए ही फूड सप्लाई यहाँ पे बढ़ता है और एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होने में स्टार्ट हो जाता है। मिसेस बोसरफ अपने इस एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि ये पॉपुलेशन हर कंट्री की बढ़ने की जो सिचुएशन हुई है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम कहें 1919 मिसेस बोसरफ अपने इस थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं कि ये पॉपुलेशन हर कंट्री की बढ़ने की वजह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। पॉपुलेशन हर कंट्री की बढ़ने की क्या वजह है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो एक समय की जो डेथ रेट और बर्थ रेट इनमें जो एक लेवल की सिचुएशन थी वो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ख़त्म हुई। उसमें सिर्फ बर्थ रेट ही बढ़ा है और उसी के साथ साथ जो डेथ रेट है ये कम हुआ है, उसकी जो रेट सडनली जो डिक्लेन की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यहाँ पे मेडिसिन फील्ड में जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं इसी की वजह से ही डेथ रेट को कम होने की वजह यहाँ पे मिसेस बोसरफ कहते हैं। तो इसी वजह से ही जहाँ पे डेथ रेट कम हुआ और बर्थ रेट एक ऐसे लेवल से या रेट से ही बढ़ता गया, इसके वजह से ही पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस यहाँ पे हर कंट्री में दिखाई देती है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा हमें दिखाई देती है, ना कि यहाँ पे फूड सप्लाई बढ़ने की वजह से ही ये पॉपुलेशन बढ़ने की हमें रीज़न मिलते हैं। तो क्लियर यहाँ पे उन्होंने बोसरफ ने कहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह यहाँ पे मेडिसिन फील्ड में हुए चेंजेस, इम्प्रूवमेंट यही, और जो कंट्रोल नहीं हुए हैं बर्थ रेट के बढ़ने पर यही सिचुएशन यहाँ पे हर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ने को जिम्मेदार यहाँ पे उन्हें कहा है।
उसी के साथ उन्होंने कहा है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे एक पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करती है। यहाँ पे उस कंट्री की बढ़ी हुई पॉपुलेशन, उसके साथ साथ यहाँ पे फूड सप्लाई यहाँ पे कम होने की वजह से उस कंट्री में यहाँ पे पॉवर्टी हमें दिखाई देती है। तो फिर भी यहाँ पे बड़ी जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई भी भूखा है, बट हर कंट्री में उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पे ही यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, पॉवर्टी लाइन पे वो कंट्री गई है, यही हमें दिखाई देती है। बट ये नेचुरल डिजास्टर इस कंडीशन से उस पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जाएगा, इससे उन्होंने एग्री नहीं है। इस तरह से मिसेस बोसरफ कहते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उसे सडनली यहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, बहुत एक लंबा एक समय लगेगा उसे इंक्रीज से बचने के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा कोई भी यहाँ पे स्विच नहीं है कि यहाँ पे ऑन कर दिया जाए या ऑफ़ किया जाए। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिससे एक लॉन्ग टाइम के बाद ये पॉपुलेशन यहाँ पे कम होती हुई, ग्रोथ उसका कम होता हुआ दिखाई देता है। तो उसके साथ साथ हमें पर एटलीस्ट जो अभी बड़ी है पॉपुलेशन, तो उसके लिए ही यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करना इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर उस कंट्री को अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छा या ग्रोथ अगर लेगा तो ही उस कंट्री की सर्वाइव कंडीशन अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ उन्होंने कुछ स्पेसेस यहाँ पे दिए हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथनेस को इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसमें फर्स्ट है, उन्होंने कहा है जो फर्स्ट स्टेजेस है या हम उसे फेजेस कहें, उसे उन्होंने कहा है फॉरेस्ट फैलो, जिसमें ये ट्रेडिशनल मेथड के साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जाता है। ये टाइम उसका पीरियड होता है 25 ईयर में ये एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होता है, जो एक नेचुरली सिस्टम से यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। जो फॉरेस्ट लैंड है उसे कल्टीवेशन में इजी मेथड के साथ यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जो यहाँ पे बहुत ही कम लेबर और फार्मर हम कहे कि जिस तरह से इक्विपमेंट है एक ना के बराबर लोगों की यहाँ पे साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर होते हैं। तो उसी के साथ अगर नेचुरली सिस्टम से जब यहाँ पे एग्रीकल्चर बनता है तो नेचुरली सिस्टम से ही यहाँ पे उस लैंड में जो एक फर्टिलिटी होती है वो अच्छी तरीके से एक नेचुरल कंडीशन के साथ ही वहाँ पे क्रिएट होती है। और उसी के साथ यहाँ पे जो इक्विपमेंट है ये कल्टीवेशन के लिए एक नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे होती है, और इसका जो डेवलपमेंट है यहाँ पे 25 इयर्स ए पीरियड में यहाँ पे अज्यूम किया गया है। उसी के साथ दूसरा जो सेकेंड स्टेजेस है या उसे बुश फैलो कहा जाता है। यहाँ पे जब फर्स्ट फैलो फॉरेस्ट फैलो इस सिस्टम से या फर्स्ट स्टेज से यहाँ पे जब पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होती है तो ये स्टेजेस सेकंड में जाती है जहाँ पे हम बुश फैलो कहा जाता है। जिस तरह से फर्स्ट स्टेजेस में यहाँ पे नेचुरल जो अच्छी जो ज़मीन थी उसमें कल्टीवेशन किया जाता था, बट अभी यहाँ पे पॉपुलेशन जब बढ़ा है तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ जो अच्छी जो ज़मीन है उसके नियर बाय जो लैंड है उसको भी यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए लिया जाता है। तो उसी के साथ जो यहाँ पे छोटे ट्री होते हैं या छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको भी यहाँ पे निकाल के एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे वो लैंड यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर करने के लिए जो ज़मीन है इसमें और भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट और जो मशीनरी है यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, पर एक नॉर्मली कंडीशन के जो इक्विपमेंट है इससे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जो यहाँ पे क्योंकि वो जो पेड़ पौधे हैं उनको अगर निकालने के साथ साथ उस एरिया की जो लैंड होती है ये और भी टफ होती है, और उससे यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए और भी यहाँ पे छोटे मोटे इक्विपमेंट लगेंगे। इसी के साथ हमारा थर्ड जो यहाँ पे फेज़ बनता है उसे कहते हैं थर्ड स्टेज या शॉर्ट फैलो। इस शॉर्ट फैलो में यहाँ पे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ पे लैंड यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए और भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो लैंड यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है, जो ग्रास वाला जो लैंड होता है इसे भी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे खेती करने के लिए यहाँ पे हल का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है।
तो उसी के साथ जब यहाँ पे छोटे मोटे यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो यहाँ पे राख होती है, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे फायर लगने के बाद जो राख यहाँ पे क्रिएट होती है, ये उस लैंड की फर्टिलाइजेशन यहाँ पे और भी बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी के साथ जो गोबर होता है, गोबर को भी यहाँ पे मिट्टी को और भी सॉइल को यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल निभाती है, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी यहाँ पे सिचुएशन और भी बेटर होने में हेल्प होती है और अच्छी प्रोडक्शन यहाँ पे लेने के लिए और भी यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड के साथ ये लैंड और भी यूज़फुल होती है। और इस तरह से यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ पे लैंड की कल्टीवेशन में यहाँ पे लेबर और कैपिटल ये भी और यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ हमारा जो फोर्थ यहाँ पे जो फेजेस बनता है उसे कहते हैं फोर्थ स्टेजेस, या इसे कहते हैं एनुअल रोपिंग। इस सिचुएशन में कल्टीवेशन जिस तरह से ईयरली एक प्रोडक्शन में यहाँ पे लिया जाने वाला जो सप्लाई है एग्रीकल्चर से लिया जाता है, तो एक साल में सिर्फ एक ही यहाँ पे कल्टीवेशन उस लैंड से की जाती है और इस कंडीशन में अदर कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन उस लैंड से लिया नहीं जाता है। तो इस तरह से इस सिचुएशन जो फोर्थ सिचुएशन मिसेस बोसरफ ने हमें कहा है, इसमें जो लैंड की जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ की जाती है, प्रोडक्टिविटी में यहाँ पे कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है। और ये जो प्रोडक्शन है जिस लैंड से लिया जाएगा वो लैंड पूरी तरीके से यहाँ पे रेन पे यहाँ पे डिपेंड होती है। पूरी तरीके से बारिश जिस तरह से होगी इस पे ही ये लैंड या ये सिचुएशन या बारिश पे पूरी तरीके से डिपेंड होती है। जहाँ पे यहाँ पे फोर्थ जो एनुअल रोपिंग ये सिचुएशन क्रिएट करती है। और जो लास्ट यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेजेस है या हम फेसेस कहे, जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे सपोर्ट करती है। इसमें 1 ईयर में 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे उस लैंड में यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है, जो यहाँ पे इस मेथड को इस फेजेस को मोस्ट इम्पोर्टेंट फेजेस भी कहा जाता है। उसी के साथ यहाँ पे जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव यहाँ पे कल्टीवेशन को भी सपोर्ट किया जाता है। उसी के साथ यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाएगा उसी के साथ अदर जो यहाँ पे फैक्टर तरह से यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग इस सिस्टम के साथ साथ हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग भी किया जाता है, जिससे साइड बाय साइड यहाँ पे ये भी बिजनेस इस एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पे जोड़ा जाता है। और यहाँ पे स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल ये फार्मिंग यहाँ पे क्रिएट होती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इस मेथड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। जिस तरह से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर फूड सप्लाई करना है तो उस कंट्री में यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को सपोर्ट किया जाता है, और जिससे उस लैंड से जितनी ज़्यादा यहाँ पे फूड सप्लाई डिमांड को कंप्लीट करे और इक्वल हो, यही सिचुएशन इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर सक्सेसफुल करना है तो यही सिस्टम यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग सपोर्ट करती है, जिससे उस कंट्री की जो हंगर यहाँ पे सिचुएशन को फुलफिल करती हुई दिखाई देती है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है डेवलपमेंट इन द अदर फैक्टर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर। इस पॉइंट में हमें देखेंगे कि जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलेट जो यहाँ पे अदर जो फैक्टर होते हैं इनमें भी या उस फील्ड में भी यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पे ये एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट यहाँ पे इंक्रीज होने वाला या डेवलपमेंट होने का इक्वल सिचुएशन यहाँ पे अदर जो फैक्टर होते हैं इनमें भी इम्प्रूवमेंट या हम कहें डेवलपमेंट ग्रोथ उनकी होती है। तो इसमें फर्स्ट है, जिस तरह से फर्स्ट ऑफ होता है कि चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर के इक्विपमेंट जो होते हैं इनमें हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, और उनमें भी यहाँ पे चेंजेस होने की वजह से ही एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे अपना अहम रोल यहाँ पे निभाती है। नेक्स्ट होता है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी।
जिस तरह से सिर्फ लेबर और लैंड इससे बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते, तो उसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाए तो प्रोडक्शन और भी तेज़ी से यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से लिया जाता है। और मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होती है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसी के साथ फर्टिलाइजेशन या पेस्टिसाइड, इस दोनों भी सिचुएशन में यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है माइग्रेशंस। माइग्रेशन यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जिस तरह से लैंड से जो होने वाली प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन को ट्रांसपोर्टेशन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जिस तरह से माइग्रेशन होने वाली सिचुएशन को ये हमें बताती है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन होगा उससे अदर भी यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होते हैं और यही जॉब लेने के लिए कई यहाँ पे लेबर माइग्रेशन की सिचुएशन को यहाँ पे फेस करते हैं और जिससे इम्पैक्ट होता है अर्बन सिटी या मेट्रो सिटी का डेवलपमेंट होना। ट्रांसपोर्टेशन ये इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इसलिए यहाँ पे होता है क्योंकि जो अगर गांव में अगर कोई खेती में प्रोडक्शन लिया जाए तो यहाँ पे अर्बन सिटी में या मेट्रो सिटी में यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन करना इम्पोर्टेंट होता है और जिससे यहाँ पे अर्बन सिटी में भी वो प्रोडक्शन को सप्लाई होने में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कम्युनिकेशन सिस्टम और भी बेहतर होती है जिससे लोगों की कनेक्टिविटी यहाँ पे और भी या बेटर बनती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इंडस्ट्री यहाँ पे और भी बेहतर होती है और उनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुआ दिखाई हमें देता है क्योंकि जिस तरह से एक सिंपल सा रॉ प्रोडक्शन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर हम लेते हैं तो उसका परफेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हमें इंडस्ट्री में ही दिखाई देता है। तो ये सिस्टम हम कहें कि जिस तरह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ने में अगर हेल्प होती है तो एक इंडस्ट्री ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है जिससे लोगों को और भी कई वैरायटी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से लिए हुए प्रोडक्शन से दिखाई देती है। उसी के साथ हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये भी मानना होगा जिस तरह से चेंजेस सोशली और इकोनॉमिकली यहाँ पे चेंजेस होते हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर ये चेंज होगा। उसी तरह से लोगों की सोच सोशली भी चेंज होती है और लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो लोगों की इकोनॉमिकली सिस्टम या सिचुएशन भी अच्छी खासी दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है चेंजेस इन कल्चरल एंड ट्रेडिशंस। जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी में चेंज आएगा तो लोगों की कल्चरल और ट्रेडिशन इस सिचुएशन में भी चेंजेस, लोगों का देखने का नज़रिया भी यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम कहीं ऐसे देखते हैं जो FDI बनते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा, या कहे कि जिस तरह से इंडस्ट्री को और भी बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फॉरेन से जो फ्लो होता है इनकम का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ये बेस्ट तरीका होता है उस कंट्री को अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर से तो यहाँ पे उस कंट्री के लिए ये एग्रीकल्चर सेक्टर अगर डेवलप होता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी भी यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होने में यहाँ पे हेल्पफुल होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में मिले, फार्मर को उसकी पॉलिसी मिले या उनको सही दाम मिले, ये भी सिचुएशन ये इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इस तरह से हमने देखा किस तरह से मिसेस बोसरफ इन्होंने अपनी इस थ्योरी में किस तरह से फोकस किया है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को, और एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्ट होने में या उसकी इकोनॉमी यहाँ पे अच्छी होने के लिए किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे डेवलपमेंट होना या अच्छी इंक्रीज होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल बनती है, जिससे बढ़ती हुई पॉपुलेशन किस तरह से अपनी इम्प्रूवमेंट करे, उनकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई साइड भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनती है। इस तरह से
उन्होंने दिया हुआ जो स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेजेस से लेते फिफ्थ स्टेजेस से जाते हुए हमें यहाँ पे जो चेंजेस दिखाई देंगे, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इनकी बढ़ती हुई ज़रूरतें को पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चेंजेस आते हैं ये पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और इससे ही उस कंट्री को यहाँ पे इकोनॉमी और भी अच्छी करने में, यहाँ पे उसकी ज़रिया और जीडीपी यहाँ पे बिल्ड होने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और उसी बट कई इकोनॉमिस्ट मिसेस बोसरफ इनकी इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्योरी पे क्रिटिस करते हैं और उनके जो अजम्पशन है इन पे ही वो फोकस करते हुए अनरियलिस्टिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं। तो ये क्रिटिसाइज किस तरह से है, वो है फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर नॉट हो फुलफिल फूड सप्लाई फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही यहाँ पे फूड सप्लाई जो यहाँ पे बढ़ी हुई पॉपुलेशन की पूरी करने में फेल होने वाली होती है। अगर उनमें अदर जो फैक्टर होते हैं, सेक्टर होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जो उनमें इम्प्रूवमेंट होगा तो ही यहाँ पे उस फूड सप्लाई को पूरी तरीके से होने में जो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन है उनको ही मिल पाएगा। बट अगर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही फोकस करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं हो सकती, इस तरह से माना कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है फोकस ऑनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की अगर डेवलपमेंट या ग्रोथनेस को मेजर किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए तो उस कंट्री की इकोनॉमी बिल्ड हो सकती है। इस तरह का मानना मिसेस बोसरफ का कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे रॉन्ग साबित करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से माने, अदर भी सेक्टर होते हैं, अगर उनको भी डेवलप किया जाए ये भी उस कंट्री की जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करती है, जिसे मिसेस बोसरफ से द्वारा इग्नोर किया गया है। हमारा थर्ड पॉइंट बनता है दिस थ्योरी नॉट वर्किंग प्रैक्टिकली। कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये प्रैक्टिकली वर्क नहीं करती है। जिस तरह से उनके अजम्पशन है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे सबमिट किया जाता है या उनकी जो ज़रूरतें हैं पूरी की जा सकती है जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होता है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है या उनकी ये थ्योरी यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे फुलफिल करने की जो सिचुएशन यहाँ पे देते हुए हमें क्रिएट करने वाली जो इन्वायरमेंटल यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे मिसेस बोसरफ ने दी है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इग्नोर इफेक्ट्स ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की बढ़ती है तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन ये टेंशन वाली भी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करती है। इसे यहाँ पे मिसेस बोसरफ के द्वारा यहाँ पे इग्नोर किया गया है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको वाटर, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इनकी भी बेसिक जो नीड्स है ये भी पूरी करना होगा। अगर इन बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर उस कंट्री से ज़्यादा अगर होती है और पॉपुलेशन अगर इस सिचुएशन आएगी तो उस कंट्री की जो रिसोर्सेस है उनमें भी यहाँ पे कंडीशन में उनकी यूज़फुल में यहाँ पे लिमिटेशन आ सकती है, जिसे ये पूरी तरीके से यहाँ पे मिसेस बोसरफ के द्वारा इग्नोर किया गया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एक पॉजिटिव एंगल से ही देखा है जिससे उस कंट्री को यहाँ पे हेल्प हो सकती है, बट नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट अंडर डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। ये थ्योरी यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स मानते हैं सिर्फ और सिर्फ अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री को ही हेल्पफुल हो सकती है, बट जो डेवलप कंट्री है उनकी यहाँ पे सिचुएशन को ये थ्योरी यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होती है। किसी भी तरीके की वर्किंग यहाँ पे डेवलप कंट्री के बारे में नहीं हो सकता। और हमारा लास्ट यहाँ पे जो क्रिटिस किया गया है वो कहा गया है, जिस तरह से अज्यूम किया गया है अगर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देन द यूज इंटेंसिव फार्मिंग एंड इफ पॉपुलेशन लो देन द एक्सटेंसिव फार्मिंग मेथड। यहाँ पे एक अजम्पशन लिया गया है, वो कहा गया है मिसेस बोसरफ के द्वारा कि अगर
पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो ये बड़ी हुई है तो उसे इंटेंसिव फार्मिंग किया जाता है। अगर पॉपुलेशन उस कंट्री की अगर कम है तो एक्सटेंसिव फार्मिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। ये किस तरह से मेजर किया जाए इसके बारे में कई यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जिसके बारे में ये अनआंसर रहते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से किसी भी कंट्री का जो एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में सबसे मेन यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को माना जाता है, जिसे मिसेस बोसरफ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से यहाँ पे उसमें अगर इंक्रीज हो, उनमें अगर डेवलपमेंट हो तो उस कंट्री को भी यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। इस तरह से मिसेस बोसरफ एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पोर्टेंट अपने इस थ्योरी में देते हैं, जिसे प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट देना यहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्री को अहम रोल निभाती है। बट इसके भी आगे जाके कई और सेक्टर होते हैं जिसे भी यहाँ पे डेवलप करना उस अंडर डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पे अहम रोल निभाएगी, जिससे उनकी जीडीपी बढ़ेगी और उनकी नेशनल ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो उनमें भी इम्प्रूवमेंट होंगे। ये भी एक रियल फैक्ट होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।